हरियाणा के नूह राज्य में भयंकर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। हिंदू समुदाय वहां पे सदियों से जलाभिषेक यात्रा निकालता था, लेकिन इस साल ये जो शांति प्रिय कम्युनिटी है इसने पथराव किए। 2 होमगार्ड्स की हत्या हो चुकी है, एक डीवाईएसपी बुरी तरीके से घायल है, उसके अलावा तमाम पुलिस कर्मियों की हालत गंभीर है और वो चोटिल हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है और आसपास के सारे रोड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन जो मेवात से गुजरने वाला एक्सप्रेसवे है वो फिलहाल खुला हुआ है। अब यहाँ पे नल्हेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ पे हमेशा जल चढ़ाया जाता था और जल चढ़ाने से पहले एक यात्रा होती थी। इस मंदिर को कहा जाता है कि पांडवों ने बनवाया था और यहाँ पे उन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो सरकार को 1.5 से 2 घंटे लग गए पुलिस फोर्स को भेजने में और पुलिस के बस का कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया तब जाके सिचुएशन कंट्रोल में आई है। सवाल उठता है कि अगर इतना पथराव हुआ है इसका मतलब है कि सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड था कि यात्रा आएगी और उन पे पत्थर फेंके जाएंगे। हिंदू संप्रदाय के लोगों को मंदिर में छुपना पड़ा और सरकार को अपने ही देश में हिंदू संप्रदाय के लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। यानी कि पूरे एरिया का इस तरीके से घेराव किया गया था कि फोर्स अंदर फंसे हुए हिंदुओं को बाहर निकाल ही ना पाए। अब इसमें जो सेकुलर ब्रिगेड के लोग हैं उनका कहना है कि इस यात्रा में 2 गौ रक्षक थे, जिसकी वजह से ये बेचारे शांति प्रिय समुदाय के लोग अचानक से शांति भंग कर देते हैं और इनका आक्रोश फूट पड़ता है। अब ये जांच का विषय है कि अचानक से गुस्सा आने पे आखिर इतने ढेर सारे पत्थर कैसे आ गए कि 1.5-2 घंटे तक लगातार पथराव होता रहा और पुलिस तक सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके बाद बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस को आकर पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में करना पड़ा। अब हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज कहते हैं ये पूरा का पूरा प्री मेडिटेटेड प्लान था, लेकिन पुलिस का इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था, उनको आखिर खबर कैसे नहीं मिली। इस एरिया में साइबर क्राइम इतना ज्यादा होता है कि एक अलग से साइबर क्राइम सेल बना हुआ है, लेकिन इन शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार ने बनाया था साइबर क्राइम से डील करने के लिए उसको तहस नहस करके खत्म कर दिया है। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइबर क्राइम के थाने तो सब जगह नहीं बनते हैं, तो आखिर ये नूह में क्यों बने। देखिए, आपने OLX के तमाम फ्रॉड के बारे में जरूर सुना होगा और मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ था। ये जितने भी क्राइम्स होते हैं कि गाड़ी आपको लगेगा कि बस 1.5 लाख में खरीद लो, या आपके पास आएगा QR कोड को स्कैन कर लो, OTP शेयर कर दो, ये सारे के सारे क्राइम्स इंडिया के कुछ चुनिंदा जगहों में होते हैं। जैसे कि झारखंड में एक जगह है जामतारा, उसी तरीके से हरियाणा में ये जगह है नूह। और इन साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए ही ये पुलिस स्टेशन बनाया गया था। लेकिन ये महान शांति प्रिय लोग, इन्होंने सबसे पहले जाकर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जो इनके इल्लीगल धंधों पे अटैक कर रहा था। अगर इतिहास की बात करी जाए तो 1947 में भरतपुर के महाराज ने इन लोगों को दरअसल अपने किंगडम से भगा दिया था, क्योंकि ये लोग पेशेवर चोर उचक्के और उठाई गिरे थे। इन लोगों का काम होता था डकैती करना, लूट करना और उससे अपने परिवार का पेट पालना। लेकिन जब इंडिया आजाद होता है तब महात्मा गांधी इन लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, विनती करते हैं और इनसे कहते हैं कि आप लोग पाकिस्तान मत जाओ, और महात्मा गांधी के कहने पर ये लोग इंडिया में रुक जाते हैं। अब हसन खान मेवाती इनका एक नेता के रूप में उभर के आता है। तो 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी सिरसा गांव जाते हैं इस एरिया में और वहां पे मुसलमानों से विनती करते हैं कि वो लोग इस जगह को छोड़कर ना जाएं, और उसके बाद से ये लोग जो पाकिस्तान जाने वाले थे यहीं इंडिया में रह जाते हैं। इंडिया में तो रहते हैं, लेकिन जो सोच थी और जो दिल था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आज भी जुड़ा हुआ है। अब इस एरिया में एक्चुअली इस्लाम में कन्वर्जन कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। कई पीढ़ियां ऐसी तक हैं जिनके दादाजी हिंदू थे, लेकिन अभी आजादी के बाद काफी ज्यादा रिलीजियस कन्वर्जन इस एरिया में हुए हैं। और ये जो नए नए नमाजी बने हैं एक्चुअली ये और भी ज्यादा धार्मिक कट्टर होते हैं और धार्मिक कट्टरता को बढ़ाते हैं। अब आपने नेहरू म्यूजियम सुना होगा, गांधी म्यूजियम सुना होगा, महाराणा प्रताप म्यूजियम सुना होगा, लेकिन एक चोर उचक्का और डकैत हसन खान मेवाती अलवर शहर में इसके नाम पे एक म्यूजियम तक पिछली सरकारों ने बनाया हुआ है। अब कुछ हिंदू संगठन कहते हैं कि इन शांति प्रिय कम्युनिटी का बहिष्कार होना चाहिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट। लेकिन करोगे कैसे जब सारा का सारा बिजनेस यही लोग कंट्रोल कर लेंगे। आज हालत ये है कि नूह डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट सारी की सारी मीट की शॉप्स, पंचर की शॉप, मैकेनिक की शॉप,
जॉब्स, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी, ऑटो, ये सब यही लोग चलाते हैं। तो ऐसे में आप सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट का सोच भी कैसे सकते हो। इनफैक्ट जो यहाँ पे 10-20% हिंदू आबादी भी है, वो धीरे धीरे पलायन करके फरीदाबाद और गुड़गांव शहर तरफ जा रही है। तो जो सिर्फ कुछ गरीब और पिछड़े हिंदू हैं, वो यहाँ पे बचे हुए हैं। अब वो भी आगे चलकर इस्लाम कबूल कर लेंगे या किसी दूसरी जगह जाएंगे, ये भी सोचने का विषय है। अब एक बेचारा सुरेंद्र सिंह सोनी नाम का जवान आईपीएस नया ट्रेनिंग कंप्लीट करके इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग पाता है और ये शांतिप्रिय कम्युनिटी के लोग उसको घसीट के ले जाते हैं, उसको कुत्ते की तरह मारते हैं, पीटते हैं और उसका खून कर देते हैं। और बेचारी हरियाणा सरकार सिर्फ जांच कर पाती है। आज भी उस आईपीएस की फैमिली को जस्टिस नहीं मिली है। इंडिपेंडेंस के बाद जो हिंदू पाकिस्तान से पलायन करके इंडिया आए हुए थे, उनको कुछ ज़मीनें इस एरिया के आसपास मिली थी, लेकिन आज हालत ये है कि वो अपनी ज़मीन कौड़ियों के दाम बेचकर दिल्ली या एनसीआर रीजन में सेटल हो रहे हैं, क्योंकि कोई और इंसान उस जमीन को खरीदना नहीं चाहता है। मजबूरी में इन शांतिप्रिय कम्युनिटी के लोगों को बहुत ही सस्ते दामों पर जमीन बेची जा रही है। ये एकमात्र ऐसा एरिया है पूरे इंडिया में जहाँ पे एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, लेकिन मजाल है कि सरकार कोई टोल टैक्स लगा सके। 100 किलोमीटर की रेंज तक कोई भी टोल टैक्स की व्यवस्था नहीं है। ये लोग टैक्स भी नहीं देते हैं और उसके बावजूद जो 5 स्टार फैसिलिटीज हैं हाईवे की, एक्सप्रेसवे की, वो सब इन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। अब सरकार का भी समस्या क्या है कि ये पासमानदा मुस्लिम के नाम पे अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि जो हिंदुत्ववादी वोटर है वो भी छिटक जाएगा और वो भी शायद किसी दूसरी पार्टी को वोट दे देगा। लेकिन पासमानदा वो अपने धर्म के लिए इतना कट्टर होता है कि वो अपना सर कटा देगा, लेकिन वो कभी भाजपा को या मोदी जी को वोट नहीं देगा। एक बहुत बड़ी गलती है जो तुष्टीकरण की राजनीति आज भाजपा सरकार और मोदी सरकार भी कर रही है, जिसकी वजह से आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि पुलिस वालों पे, हिंदू कम्युनिटी पे इतना बर्बरता के साथ अटैक किया गया। अब देखिए, बीजेपी का यहाँ से कभी एमएलए बनता नहीं है, इसलिए बीजेपी यहाँ पे ज्यादा ध्यान देती भी नहीं है। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं तो थोड़ा सा एरिया फरीदाबाद में चला जाता है, थोड़ा गुड़गांव में चला जाता है, कुछ पलवल में चला जाता है। तो इस तरीके से जो मुस्लिम वोट है वो बट भी जाता है और ये लोग कैसे भी मैनेज करके एक हिंदू कैंडिडेट बीजेपी पार्टी से जितवा लेते हैं। तो ये सिर्फ एक दंगा वायलेंस नहीं है, ये सीधा सीधा संदेश है कि भाई ये एरिया को पूरा हमें दारुल इस्लाम करना है, यानी कि यहाँ से पूरे हिंदुओं को भगाना है और उनकी प्रॉपर्टी को कौड़ियों के दाम पे खरीदना है और पूरे एरिया में 100% मुस्लिम मेजॉरिटी करना है, जिस तरीके से किसी जमाने में 1990s में कश्मीरी पंडितों को भगाकर कश्मीर में किया गया था। ये एरिया सबसे ज्यादा गौ हत्या और काऊ की स्मगलिंग के लिए नोटोरियस है। यहाँ पे शाम होने के बाद ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंग गाय की स्मगलिंग करते हैं, गौ मांस बेचते खरीदते हैं और एक्टिवली यहाँ पे बीफ कंजम्पशन किया जाता है, जबकि सरकार के नियमों के अनुसार यहाँ पर टोटल बीफ बैन है। इनफैक्ट सरकार ने तो कुछ पुलिस वालों को और कुछ थानों को सिर्फ यही काम दे रखा है कि गौ तस्करी को किसी तरीके से रोका जाए, पर अफसोस कि ऐसा कुछ ग्राउंड लेवल पे होता दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट आज हालत ये है कि टाटा और महिंद्रा वहां पे अपने कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए कोई लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस गाड़ी से गाय की स्मगलिंग होने जा रही है और जब कोई व्हीकल काऊ स्मगलिंग में फंसेगा तो उनकी किस्तें फंस जाएंगी। तो हालात इस लेवल तक गंभीर हो चुके हैं। अब देखिए, इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है। ये जितने दंगाई हैं जो कैमरे पे आइडेंटिफाई हुए, इनकी सबसे पहले बुलडोजर से जाके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जाए। इन लोगों को तो आप अटैक करिए ही करिए, लेकिन साथ में इनकी फैमिली पे भी अटैक करिए। जैसे कि अतीक अहमद के पूरे खानदान को योगी सरकार ने मिटा के खत्म कर दिया, उसी तरीके से इनके भतीजे होंगे, भांजे होंगे और इनफैक्ट घर में औरतें और बच्चे भी होंगे जो कुछ ना कुछ इल्लीगल कामों में इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली होंगे। इन सबको भी सीधे सीधे जेल में बंद करो, इन पे देशद्रोह का कानून लगाओ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जब इस तरीके के स्ट्रिंजेंट कानून लगाए जाएंगे तो वो डिटरेंस का काम करेंगे। ये तो ही हार्ड पावर की बात। सॉफ्ट पावर होगा बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को इन एरिया में खुलेआम भेजा जाए और वहां पे पूरी जोर शोर से और पूरी ताकत के साथ घर वापसी के प्रोग्राम को कंटिन्यू करो, क्योंकि ये ऐसे मुस्लिम हैं जो अभी 2-3 पीढ़ी पहले ही कन्वर्ट हुए हैं, तो यानी कि इनकी घर वापसी के चांसेस काफी हाई हैं। जो 7-8 पीढ़ी पहले इस्लाम को कबूल किए थे वो अब पूरी तरीके से उसमें रच बस गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी उतने कट्टर मुस्लिम नहीं है। तो इन लोगों को किसी भी तरीके से सॉफ्ट पावर के थ्रू हिंदुइज्म में लाया जाए एंड
प्लस हार्ड पावर की मदद से इनको इकोनॉमिकली एकदम पैरालाइज किया जाए और इनकी सारी जो बैसाखियां सरकार ने दी हुई हैं, टोल टैक्स न लेने के रूप में, मुफ्त की जो सब्सिडीज के रूप में, वो सब खत्म किया जाए। जब इंसान का घर टूटता है, उसकी दुकान टूटती है, तो ना उसके सपने टूटते हैं। उसके बाद ये धार्मिक कट्टरता और उन्माद और ये दंगा फसाद हर इंसान भूल जाता है। बस यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है।